Hello बच्चों, let's see the question. A particle is found to be at rest when seen from a frame S1 and moving with constant velocity when seen from another frame S2. Mark out the possible option. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be inertial and non-inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका जो एक्सेलरेशन होता है इट इज इक्वल टू 0। ये हम उस रेफरेंस को कंसिडर करते हैं जिसका एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 के बराबर होता है, यानी जो यहाँ पे नॉन एक्सेलरेशन की कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन जीरो होता है। और हम इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस रेफरेंस पॉइंट को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो एक्सेलरेशन की कंडीशन में है या फिर उस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स काम कर रहा है और उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे मोशन के एनालिसिस कर रहे हैं, उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करेंगे यहाँ पे। नाउ हमारे पास एक पार्टिकल है, इट इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1 एंड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम S2। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं। सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम यहाँ पे अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इट इज S1, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया S2 के बराबर। तो पहले अगर हम S1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की कंडीशन में नजर आ रहा है, जबकि हमारे पास जो S2 है इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रहा है। नाउ अगर हम इसी कंडीशन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये हमारे पास तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे दोनों के नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास S1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी वेलोसिटी है v1, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन है a1, इट इज ऑल्सो मूविंग विद द सेम डायरेक्शन। जो S2 है इसकी वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं v2 के बराबर, और इसका जो एक्सेलरेशन है ये a2 के बराबर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो S1 के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इट इज इन द रेस्ट, वो हमारे पास हमें रेस्ट की कंडीशन में दिखाई दे रहा है। रेस्ट की कंडीशन में तभी दिखाई दे सकता है जब ऑब्जेक्ट भी हमारे पास यहाँ पे v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तभी ये कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। यानी अगर हम यहाँ पे S1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो S1 खुद से यहाँ पे v1 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो अगर ऑब्जेक्ट भी v1 वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि S1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में जो v1 वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो हमें 0 के बराबर नजर आएगी। यानी हम S1 से अगर ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन में नजर आएगा, यानी यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस दैट इज इक्वल टू v1। नाउ इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें S1 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें Vp1 की पार्टिकल की वेलोसिटी S1 के रिस्पेक्ट में इट इज 0, और जो इसका एक्सेलरेशन होगा ये भी हमें यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों की वेलोसिटी है वो सेम है और हमें ये रेस्ट की कंडीशन में नजर आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे सेम हो, और यहाँ पे जो पार्टिकल 1 है A के रिस्पेक्ट में ये हमें यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जर्व हो जाए। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें विद रेफरेंस टू दी S2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये जिस भी वेलोसिटी के साथ चल रहा हो S1 के रेफरेंस में ये रेस्ट की कंडीशन में है, यानी जो वेलोसिटी S1 की होगी वही वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल की भी होगी। तो जब हम इसको S2 के रेफरेंस में देखेंगे तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हम पार्टिकल की वेलोसिटी लेंगे ये डायरेक्ट v1 के बराबर, और इसका जो एक्सेलरेशन है ये a1 के बराबर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सो वी कैन से with respect to the S2 frame of reference, जो हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी इट विल बी रिटन एज v1 माइनस v2।
नाउ यहाँ पे सेम केस हम ले सकते हैं एसेलरेशन के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम S2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है इसका एसेलरेशन A1 के बराबर है, तभी ये S1 को रेस्ट की कंडीशन में नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो S2 है इसका खुद का एसेलरेशन यहाँ पे A2 के बराबर हमने कंसिडर किया है, यानी जब S2 A1 को ऑब्जर्व करेगा उस केस में वी कैन से एसेलरेशन ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट will be given as AP2, it will be given as A1 minus A2. Now यहाँ पे अगर हम कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो हमसे ये पूछा गया है एंड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम, यानी जब हम यहाँ पे S2 के रेफरेंस में पार्टिकल को देख रहे हैं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हमें मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी इस केस में हम कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया AP2 इज द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ये 0 क्यों होगी? क्योंकि S2 को जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, तो S2 के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम AP2 की वैल्यू 0 रख दें तो इट कैन बी रिटन एज A1 माइनस A2। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट A1 विल बी इक्वल टू A2। A1 का एक्सीलरेशन यहाँ पे A2 के एक्सीलरेशन के बराबर होगा, तभी ये जो सारी कंडीशन हमें दे रखी है ये सेटिस्फाई हो पाएंगी कि S1 के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है ये तो रेस्ट की कंडीशन में है, और जो हमारे पास यहाँ पे S2 है उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सीलरेशन 0 है। सो अगर हमारे पास ऑप्शंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वी कैन से दैट विल बी द ट्रू पॉसिबिलिटी। सो वी हैव टू मार्क आउट द पॉसिबल ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है बोथ फ्रेम्स आर इनर्शियल। बोथ फ्रेम आर इनर्शियल का मतलब ये हो गया कि हमारे पास A1 भी 0 हो गया और A2 भी 0 हो गया। यहां से हम कह सकते हैं A1 इक्वल्स टू A2, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है, सो इट कैन बी द पॉसिबिलिटी। सेकेंड इज बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल होने का मतलब है A1 की वैल्यू भी नॉन जीरो होगी और A2 की वैल्यू भी नॉन जीरो होगी। तो नॉन जीरो का मतलब ये है कि कोई ना कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है जहां पे हमारे पास A1 की वैल्यू A2 के बराबर हो। नॉन जीरो होने का मतलब जीरो को छोड़ करके कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे एक्सेलरेशन की पॉसिबल है। तो सपोज A1 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो A2 भी हमारे पास ये पॉसिबल बन सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों फ्रेम है ये नॉन इनर्शियल भी बन सकते हैं। S1 इज इनर्शियल एंड S2 इज नॉन इनर्शियल। इसका मतलब ये हो गया A1 हमारे पास 0 होगा बट A2 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं बनेगी जहां पे ये दोनों हमारे पास सेम हो जाए। S1 इज नॉन इनर्शियल, दैट इज A1 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड A2 की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर होगी। तो अगर हम ऑप्शंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं A1 इक्वल्स A2। ये कंडीशन A और B दोनों में यहाँ पे complete हो रही है। So from the given option we can say A and B both can be the possible option. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.